जय हिंद मेरे जिगर के टुकड़ों। बेटा मैं हूं विनीत ठाकुर और मैं फोटोन के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज बेटा एयरफोर्स के लिए नया चैप्टर आ गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्म में। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर प्लीज 12th वाला शुरू करिए क्योंकि 12th से ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है, तो हमने भी सोचा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर मॉडर्न फिजिक्स तक पूरा खत्म करेंगे, उसके बाद 11th पे भिड़ जाएंगे। उसमें भी आग ही लगाना है, लेकिन सबसे पहले काम ये करना है कि इसको निपटाना है। ठीक है बेटा, तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और बहुत सारी चीजें जानने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला टॉपिक चार्ज होता है। चार्ज के बारे में बहुत सारी चीजें तो हैं, लेकिन मतलब कहने को कुछ नहीं है क्योंकि इसका डेफिनेशन आज तक दिया नहीं जा सका। सबसे पहले यूनान का कोई एक फिलोसोफर था, थेल्स नाम था, उन्होंने चार्ज के बारे में बताया। उसके बाद मिलिकर ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके चार्ज की वैल्यू को और E/M रेशियो जो बहुत ही ज्यादा फेमस है उसको बताया, लेकिन चार्ज को डिफाइन नहीं कर पाए क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिलती गई, तो हम एग्जैक्ट नहीं कर सकते कि चार्ज क्या है। ओके, तो बस हम इतना समझेंगे कि चार्ज होता है और चार्ज दो टाइप का होता है। आप अगर गूगल भी करोगे तो भी आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि चार्ज क्या है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टैंड करता है प्रोटॉन, धनात्मक आवेश के लिए है प्रोटॉन जिस पर चार्ज होता आवेश होता 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश के लिए होता है इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज होता -1.6 into 10⁻19 कूलम। बेटा ये है चार्ज। चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट होता है कूलम और इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है A into T। डायमेंशनल फार्मूला होता है A into T। इसके बाद बेटा हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। यहां से एक आध क्वेश्चन आपको मिल सकता है कभी कभी, हालांकि ये वही बहुत नॉर्मल सी चीज पढ़ रहे हो तो यहां से क्वेश्चन आने के चांस उतना नहीं होते, यहां से कभी आ सकता है इस पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं, उसके बाद फिर हम अच्छी चीजें पढ़ेंगे, बेस से ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहला लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, मतलब प्लस प्लस और माइनस माइनस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दूसरा अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो समान आवेश होते हैं, अनलाइक मतलब जो विपरीत आवेश होते हैं, एक बार गड़बड़ हो गया। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, मतलब जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे प्लस प्लस और माइनस माइनस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उसके बाद होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना कि ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ चार्ज इन दिस यूनिवर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन द मल्टीपल फॉर्म ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी आवेशित जो कण होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के गुणन के रूप में उपस्थित होता है, विद्यमान होता है। ये कभी भी किसी और के फॉर्म में विद्यमान नहीं हो सकता। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रूल। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रूल यही है, Q = NE। N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब चार्ज आपको कैसे मिलेंगे? -E +2E +3 -3 +10E -10E +11E -11E 100E -100E 1,00,000E 1,000E 1 करोड़ E। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के फॉर्म में ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जहां पे भी आपको चार्ज मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा 1.7 इलेक्ट्रॉन, 1.75 2.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3.25 इलेक्ट्रॉन, 4.25 इलेक्ट्रॉन, 10.5 इलेक्ट्रॉन, 10.5 इलेक्ट्रॉन, 10.25 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी आपको मिलने वाला नहीं है। 10.5 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता बेटा। E/3 और 2E/3 भी चार्ज के दो पार्टिकल्स होते हैं जो खोजे गए हैं, बट अभी आपको इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है। उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, टोटल चार्ज ऑफ अ गिवन सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। किसी भी दिए गए निकाय का जो आवेश होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। चार्ज ऑफ अ सिस्टम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी निकाय पर आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है। बस क्या है कि आवेश को उत्पन्न करने के लिए वहां से कुछ चार्ज को हटाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि कहीं पे अगर न्यूट्रल है, कोई निकाय दिया गया है, कोई सिस्टम दिया गया है जो कि न्यूट्रल पहले से ही उदासीन है, वहां से हम इलेक्ट्रॉनों को बाहर करें तो वहां से हम कुछ चार्ज को निकाल रहे हैं। अगर नेगेटिव चार्ज को निकाल रहे हैं तो वहां पे अपने आप ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने पैदा किया, इसका मतलब ये है कि हमने केवल माइनस को हटा करके प्लस की वैल्यू को बढ़ा दिया है। समझ में आई बात बेटा? तो चार्ज को कभी भी ना तो उत्पन्न किया सकता है ना तो नष्ट किया सकता है।
और ये जो लॉ है, अगर कोई आपसे पूछे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किस पे बेस्ड है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। इस बात को ध्यान में रखें और कायदे से पढ़ते रहें। बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को लगातार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और हमेशा बने रहें इस लेक्चर में। इसके जस्ट बाद हम लोगों का नया टॉपिक है, इसको एक स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 1 2 3 चवन्नी मिटा दें। जितना मजा नहीं आता है खुजली खुजलाने में, उससे ज्यादा मजा आता है ससुराल जाने में। तो भैया ये है चूरन बालम खीरा। इसमें आपको मिलेगा नागफनी, बेर, चकड़गंगा वगैरह वगैरह को पीस के मिलाया गया है। तो सबसे पहला काम ये करना है कूलॉम्स लॉ को समझने के लिए। कूलॉम्स लॉ ये कहता है कि अगर दो चार्ज हैं, देखो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में बेटा ये तो समझ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने ये तो समझ लिया कि अनलाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। बट हमने ये नहीं समझा कि कितना अमाउंट ऑफ फोर्स उनके बीच में लगेगा और वो फोर्स किस टाइप से लगेगा, उस पर कैसे डिपेंड करेगा। तो कूलॉम ने बताया कि द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज ऑलवेज directly proportional to the product of amount of charge and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, ध्यान से सुनते रहिएगा, दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा बेटा, वो इन दोनों चार्जों के गुणनफल मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? मतलब अमाउंट ऑफ चार्ज अगर बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और ये डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू घटेगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको मिल जाता है F is always directly proportional to Q1 Q2 upon R square, या F की वैल्यू आ जाती है K Q1 Q2 upon R square। इस तरीके से अपने को मिला। अब थोड़ा इधर आ जाते हैं, K की जो वैल्यू होती है वो होता है 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। 1 upon 4 pi epsilon naught की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 into 10 to the power 9। लेकिन 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू अगर यहां से निकालोगे तो हो जाएगा वो F R square upon Q1 Q2। तो अगर इसका SI यूनिट हम लिखना चाहें बेटा तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम इनटू कूलॉम पर कूलॉम स्क्वायर। ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अगर डायमेंशनल फार्मूला लिखना चाहो तो देखो क्या हो जाएगा, mLT पे पावर -2, उसके बाद फिर यहाँ पे मीटर स्क्वायर मतलब L स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर। तो यहाँ से मार पीट के खत्म करो सबको, तो कितना हो जाएगा, mL टू द पावर 3 A टू द पावर -2 T टू द पावर -4। ये तो हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका, 1 upon 4 pi epsilon naught के बारे में बात कर रहे हैं और इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 power 9। तो देखो इसका यूनिट आगे तो लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। समझ में आ रही है बेटा? दूसरी बात हम यहां से कर लेते हैं, देखो एक बार फिर से समझ लो। F equals to K की वैल्यू जो आई वो आई 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। ये एक्सपेरिमेंटली रखा जाता है और इसकी वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटली निकाली गई तो 9 into 10 power 9 आ गई। अगर 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू निकालें तो ये इधर जाएगा तो F R square upon Q1 Q2 और इसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन, ये है मीटर में न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम इनटू कूलॉम से
अपॉन कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशन फार्मूला निकलेंगे तो फोर्स के लिए लिखेंगे mLT⁻², इसके लिए लिखेंगे L स्क्वायर और यहाँ पे AT का होल स्क्वायर मतलब A स्क्वायर T स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाओगे ये सब माइनस हो जाएंगे, तो m L स्क्वायर L क्यूब और A पे पावर -2 और T पावर -2 ये भी और -2 ये -4, समझ गए ना बात को। तो ये रहा डायमीटर फार्मूला और इसकी वैल्यू। ये पूछता है एयर फोर्स में इसका डायमीटर फार्मूला पूछ सकता है बेटा, लेकिन अभी इसके बाद पूछता एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है और उसकी वैल्यू क्या है। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का डायमीटर फार्मूला आ गया है mL क्यूब T पे पावर -4 A पे पावर -2, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमीटर फार्मूला क्या हो जाएगा। और इसका एसआई यूनिट क्या आया है, इसका एसआई यूनिट आया है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई यूनिट हो जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट के लिए जो एसआई यूनिट होगा इसका जस्ट उल्टा होगा, आप ध्यान से देख सकते हो, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देख लो, क्योंकि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का अगर ये है तो एप्सिलॉन नॉट का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार कैमरे में चेक कर लें यार। जी दिख रहा है। तो बेटा अगर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का होता न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका डायमीटर फार्मूला आपके सामने निकल के आएगा, इसका जस्ट उल्टा, मतलब इसको 1/1 कर दो तो m पे पावर -1 L पे पावर -3 T पे पावर +4 A पे पावर +2, ये हो गया बेटा डायमीटर फार्मूला। तो कूलम्स जो लॉ है वो कैसे बताता है कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, कैसे कितना कितना लगता है, ये सब हो गया। अब इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं इसका वेक्टर फॉर्म। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आपके पास है टाइम और फटाक से इसको मिटाते हैं। 1 2 3। अगर किसी को कम समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो। मैं मिटा रहा हूं बेटा। तो इस तरीके से कूलम्स लॉ आपको समझ में आ गया। कूलम्स लॉ बस इतना कहता है कि दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का अमाउंट कितना होता है। उसके बाद आपको यह जानना है कि यार डायरेक्शन कैसे हम बता पाएंगे। तो अगर दो चार्ज हैं Q1 Q2 और उनके बीच में लग रहा है फोर्स, तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, अगर इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो Q1 जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा और Q2 जो फोर्स लगाएगा वो उस तरफ लगाएगा। अगर Q1 F12 वेक्टर लगाता है और Q2 F21 वेक्टर लगाता है, तो F12 वेक्टर की वैल्यू हमेशा -F21 वेक्टर के बराबर होगा। मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, पर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। मतलब ये कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को धक्का देंगे, जितना धक्का ये जितनी तेजी से ये धक्का देगा, ये ऐसे धक्का देगा तो ये ऐसे धक्का देगा, और दोनों तरफ लगने वाला जो फोर्स होगा वो एकदम इक्वल होगा बट अपोजिट होगा। इस बात को ध्यान रखिए। अगर इसकी वैल्यू को हम लिखना चाहें, F बराबर होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। R कैप का मतलब ये डायरेक्शन बताता है, इस R के लीनियर रहेगा फोर्स, मतलब इन दोनों के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है उसी के लीनियर में ये फोर्स रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना। या फिर आप अगर ऐसे लिखना चाहे इसको वेक्टर F के फॉर्म में, तो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R कैप को लिख सकते हो वेक्टर R अपॉन R, और R स्क्वायर पहले से है तो वेक्टर F की वैल्यू हो जाएगी बेटा KQ1 Q2 अपॉन R क्यूब इंटू R वेक्टर। ये है वेक्टर फॉर्म फोर्स का। इसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं एग्जांपल्स। तो सबसे पहले इसको फटाक से लिखो और इसको हम मिटा रहे हैं। अब हम लिखने वाले हैं इसके एग्जांपल्स। तुरंत फटाक से वीडियो को पॉज करो और लिखो इनके बीच में लगने वाला फोर्स और एग्जांपल। एग्जांपल ये है, फटाक से आप बताओ जरा। ये है 5 नैनो कूलम, 5 नैनो कूलम, और ये है 3 माइक्रो कूलम। इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर। तो लगने वाला फोर्स बताओ। तो देख लो F बराबर होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फटाफट बताओ K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इंटू Q1 की वैल्यू 5 नैनो कूलम, तो 5 × 10⁻−9 कूलम इंटू 3 माइक्रो कूलम, 3 × 10⁻6 माइक्रो कूलम में होता है, जानते ही हो। R स्क्वायर 10 मीटर मतलब 10⁻2, तो 10⁻2 से ये कटा तो 10⁻7 बचा, यहाँ पे बचा
ना 5 तिहाई 15 और 15 नवा 135 भैया, 135 इंटू 10 टू द पावर 7 10 टू द पावर -9 10 टू द पावर -6 9 6 -15 15 में से +7 चला गया तो -8 और यहाँ पे ऐसे लगाओगे 1.35 इंटू 10 पावर -10 न्यूटन। ये आ गया आंसर आपका। दूसरा एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लिया करना फटाक से। दूसरा एग्जांपल है बेटा, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स आपको बताना है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 1 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर और ये है 15 माइक्रोकूलम, ये है 20 माइक्रोकूलम। लगने वाला फोर्स लिखो फटाक से, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू कितना होगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितना होगा बेटा 15 माइक्रोकूलम 15 इंटू 10 पावर -6, Q2 की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम 20 इंटू 10 पावर -6 अपॉन R स्क्वायर 1 नैनोमीटर मतलब 10 पावर -9 मीटर का होल स्क्वायर तो 10 पावर -9। इसको ऊपर लेके जाओ फटाक से, तो इसको जैसे ही ऊपर लेके जाओगे देखो 9 इंटू 10 पावर +9 है ही इंटू 15 है इंटू 20 है इंटू 10 पावर -12 है और इंटू 10 पावर -18 ऊपर आएगा 10 पावर +18 तो ये दोनों मिल करके हो जाएंगे 10 पावर, देखो कितना हो जाएगा 15 में 135 यहाँ आ गया इंटू 20 तो है ही सही और 10 की घात 9 तो इंटू 20 अभी कर लो इंटू 10 पावर 9 यहाँ हो गया इंटू ये हो गया 10 पावर +6 18 से 12 गया +6 और ये 0 वहां जाएगा 135 दूनी 270 और एक 10 ये इंटू 10 पावर 9 6 15 तो डायरेक्ट हो गया ये 2.7 इंटू 10 पावर 15 3 18 न्यूटन। फटाक से इनके बीच का गैप बहुत कम है ना, इसलिए लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रही बेटा? कैलकुलेशन आप ध्यान से देख लो, अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप कैलकुलेशन फिर से कर सकते हो घर पे बैठ के। दूसरा छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर ये चार्ज है Q, ये भी चार्ज है Q, ये भी चार्ज है Q, इनके बीच का गैप है A, इनके भी बीच का गैप है A और इनके भी बीच का गैप है A। तो किसी एक पर लगने वाला फोर्स बताना है, किसी एक पर लगने वाला फोर्स बताना है। तो किसी एक पर लगने वाला फोर्स, अब देखो अगर ये A है तो जाहिर सी बात है इनके बीच का एंगल 60 डिग्री हो जाएगा और इसके बीच का एंगल हो जाएगा बेटा 60 डिग्री। और अगर पहले तो इस क्वेश्चन को लगाने से जस्ट पहले हम आपको ये बता दें कि अगर दो वेक्टर हैं F1 और F2, इनके बीच का एंगल है थीटा, तो इनका जो F नेट आता है बेटा वो आता है अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। समझ में आई बात? तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे, पहले मैं इसको लगाऊंगा, अगला लेक्चर जैसे होगा 20 मिनट से ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं फटाक से ऐड करूंगा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जिससे तुम बहुत बेहतर ढंग से कर पाओगे। जिसको लिखना होगा तो लिख लेना और मैं बता रहा हूं। देखो तो किसी एक पे बताना, तो मैंने कहा कि इस पे बता लेते हैं। तो ये वाला रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और ये वाला रिपल्सन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, यानी बी पर लगने वाले दो फोर्स हो गए, एक ये हो गया F1 और ये हो गया F2। इनके बीच का एंगल वही होगा 60 डिग्री, तो ये फोर्स निकाल लो, एक फोर्स निकाल लो, बस काम खत्म हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, F1 की वैल्यू हो जाएगा K Q1 Q2 मतलब Q तो Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या हो गया, F2 की वैल्यू बेटा देखो K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। F1 F2 की वैल्यू दोनों की वैल्यू सेम है तो इसको भी F मान लिया हमने, इसको भी F मान लिया। तो F नेट की वैल्यू बता दो बेटा जरा कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 तो 2F स्क्वायर इनटू cos 60 डिग्री, 60 डिग्री ही तो है, तो cos 60 डिग्री लिख दिया आपने, काम खत्म। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर और प्लस 2F स्क्वायर cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर से कितना हो गया अंडर रूट में 3F स्क्वायर, यानी आ गया आंसर F√3। अब F की वैल्यू क्या है K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, तो सीधे सीधे आपका आंसर कितना हो गया F नेट का आंसर हो गया KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर √3, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात? तो ये था आपका नॉर्मल एग्जांपल। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आप कर लेना
कि एक स्क्वायर है, अगले लेक्चर में बताऊंगा, ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, ए है, ए है, ए है, ये स्क्वायर है, तो ए बी सी और डी इनमें से किसी एक पर लगने वाला फोर्स आपको बताना है, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर लेके आओगे तुम लोग, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है। जाने से पहले, वीडियो हो गई है काफी लंबी, तो जाने से पहले मैं एक लाइन आपको सुनाना चाहूंगा कि देखकर फूल के औराक पर शबनम कुछ लोग, देखकर फूल के औराक पर शबनम कुछ लोग मेरा अश्कों भरा मखदूब समझते होंगे, भुलाकर अपना जमाना ये जमाने वाले आज के प्यार को मायूब समझते होंगे। ठीक है बेटा, बस इसी के साथ अगली बातें अगली वीडियो में करेंगे। हाँ, वीडियो अगर पसंद आए है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो बेटा, अपने अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इसका जरूर इसके वो स्टोरी लगा लो, इसके लिंक को शेयर कर दो प्लीज। सब लोग मिलकर सब्सक्राइब करो, चैनल को सपोर्ट करें। अगले लेक्चर में जस्ट मिल रहा हूँ। जय हिंद।